एक कंपनी जिसने इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट क्रिएट किया, लेकिन शुरुआत में नंबर 1 नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट खराब था? नहीं भाई साहब, इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। लेकिन अब फाइनली वो वापसी करके देश की टॉप 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी में शामिल हो चुकी है। इसके आगे सिर्फ टीवीएस और बजाज है, यानी पुराने प्लेयर। स्टार्टअप की बात देखी जाए, ही इज द नंबर 1 कंपनी। इस कंपनी को इलेक्ट्रिकल स्कूटर मार्केट का एप्पल कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ एथर एनर्जी की। मैं आपको इस कंपनी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, आपकी आंखें खुली रह जाएगी। टीवीएस, बजाज, ये सब इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट में आए थे 2020 में। ओला आया था 2021 में। ये कंपनी कब से इलेक्ट्रिकल स्कूटर बना रही है? एनी गेस? 2013 से। ये इलेक्ट्रिकल स्कूटर मार्केट की पायनियर है, इसी ने क्रिएट किया है कॉन्सेप्ट ही। लेकिन उस समय 2013 में जब बाकी की सभी कंपनियां चाइना से इंपोर्ट करके सीधा माल बेच रही थी, इन्होंने कहा नहीं भैया, हम इंपोर्ट करके नहीं बेचेंगे, हम खुद का प्रोडक्ट खुद बनाएंगे, इंडिया में डिजाइन करेंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और ये इंडिया के पहले प्लेयर बने जिन्होंने इंडिया में डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग चालू की, ना कि इंपोर्ट। इंडिया में हर व्यक्ति चाह रहा था सस्ती से सस्ती चीज बनाओ, जल्दी से जल्दी बेचो, लेकिन इन्होंने खुद को प्रीमियम कंपनी के रूप में पोजीशन किया और ये बनी इंडिया की पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी। तो आप समझ रहे हो, मार्केट में पहला स्कूटर इनका, पहला इंडिया में बना इनका, पहला प्रीमियम इनका, सब में पहले पहले पहले। इन्होंने स्कूटर की क्वालिटी पे इतना ध्यान दिया कि पहला स्कूटर लॉन्च होने से पहले 5 साल और 55 प्रोटोटाइप लगे थे। 2013 में कंपनी चालू हुई, 2018 में पहला स्कूटर मार्केट में आया। पूरा ध्यान किस पे था? प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। पूरा ध्यान किस पे था? R&D पे। तो मार्केटिंग पे ध्यान दिया कम और कॉस्टिंग ज्यादा आ गई। इस वजह से शुरुआत में थोड़ा बाजार में पिछड़ गई। फिर जब बाजार में ओला, बजाज, टीवीएस के इलेक्ट्रिक स्कूटर आए और उन्होंने सस्ते स्कूटर निकाले और उसको गजब मार्केटिंग की, तब ऐसा लगा भैया इनके हाथ से मौका निकल गया, अब ये रेस में वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फाइनली इन्होंने वापसी की और बन गए देश की तीसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी। और अब दूसरा बनने में भी ज्यादा अंतर नहीं है, हो सकता है वीडियो लाइव होते होते सेकंड नंबर पे भी आ जाए। कंपनी का IPO आया था मई 2025 में। वैल्यूएशन थी 12,000 करोड़। मात्र 9 महीने में कंपनी का मार्केट कैप हो गया 27,000 करोड़, यानी 120% की रिटर्न दी है मात्र 9 महीने में। तो इन्वेस्टर भी खुश है और कस्टमर भी। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं भैया इस एथर एनर्जी की शुरुआत कब और कैसे हुई, क्या इनका विजन था, शुरुआत में इनको क्या प्रॉब्लम आई, कैसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाया, क्यों ये पिछड़ गई थी और कैसे इन्होंने वापसी करके नंबर 3 कंपनी बन गई है, और आने वाले 5 साल का क्या प्लान है। तो इस वीडियो में आप बहुत सारे बिजनेस और लाइफ लेसन सीखने वाले हैं। अगर आप इंडिया में EV स्कूटर का इतिहास, प्रेजेंट और भविष्य देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस प्रकार की केस स्टडी रेगुलर यहाँ पे आती रहती है। शुरू से शुरू करते हैं। एथर एनर्जी की कहानी चालू होती है IIT मद्रास के 2 स्टूडेंट तरुण मेहता और स्वप्निल जैन से। ये जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते चाह रहे थे कि यार एनर्जी के सेक्टर में कुछ बढ़िया काम करेंगे, और कॉलेज में रहते रहते दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट किया करते थे। एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसा भी किया था कि जो आपकी लैंप होती है उसकी एनर्जी से भैया पंखा चले, ताकि गाँव में जगह जगह लोगों तक पहुंचे। इस तरह के एक्सपेरिमेंट काफी किए। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते इनको पता चला इलेक्ट्रिक स्कूटर और बैटरी के बारे में। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हम क्या करते हैं बैटरी बनाते हैं और इनको बैटरी बेचेंगे। तो इन्होंने बैटरी बनाने पे काम चालू किया। पर भैया उसको बेटर बनाने के लिए इन्होंने कहा एक बार देखते हैं कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, कंपनियों की प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व करेंगे तभी तो बैटरी अच्छी बनेगी। पूरी R&D करनी जरूरी है साहब। स्टूडेंट है, वो भी IIT वाले। और जब रिसर्च करने ये यूजर्स के पास गए, कंपनी के पास गए, तो पता पड़ा यूजर बैटरी छोड़ो, वो तो इलेक्ट्रिक स्कूटर से दुखी हो रखा है। वो बोल रहा है भाई साहब ये क्या चीज ले ली, इसमें तो स्पीड ही नहीं है, तो मरी मरी चलती है भाई, इसमें तो पावर ही नहीं है, कोई बड़ा ब्रिज आ जाए, पुल आ जाए, चढ़ाई आ जाए तो चढ़ ही नहीं पाती, धक्का लगा के चढ़ाना पड़ता है। बैटरी का पता नहीं, कभी फुल दिखाता है एकदम से 0 हो जाती है, डिजाइन भी अट्रैक्टिव नहीं, अजीब सी लगती है, दोस्त मजाक उड़ाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर बैठा था बोले बैटरी तो छोड़, मैं तो इस चीज से दुखी हूँ। तो इन्होंने कहा भैया बाजार में अगर इतना बड़ा गैप है, लोग अपने स्कूटर से ही खुश नहीं है, तो एक काम करें अपन स्कूटर ही बना लेते हैं, बैटरी क्या बनानी। तो फिर इनके दिमाग में आइडिया आया और इन 2013 में शुरुआत करी कंपनी की। कंपनी का नाम रखा एथर एनर्जी। तो अब आता है सबसे पहले इन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट कैसे बनाया। मैंने आपको बताया था ना 5 साल और 55 प्रोटोटाइप लगे थे। इन्होंने कहा देखो भैया चाइना से इंपोर्ट अपन को नहीं करने का, क्योंकि चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है उसी में तो ये दिक्कत आ रही है। जब हमने देखी तो ये दिक्कत हमारी गाड़ी में नहीं आएगी, तो हम क्या करें खुद बनाते हैं। इंस्पिरेशन कहां से ले? टेस्ला से। बोले टेस्ला देखो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, दिखती सुंदर है, परफॉर्मेंस जोरदार है, हम भी कुछ ऐसा बनाएंगे जो दिखने में भी अट्रैक्टिव हो, परफॉर्मेंस भी जानदार दे, और हमें बेस्ट इलेक्ट्रिकल स्कूटर नहीं बनाना, हमें बेस्ट स्कूटर बनाना जो पेट्रोल को भी मात दे। ये पहुंचे IIT मद्रास की रोबोटिक्स लैब। इन्होंने यो एक्सेल का एक स्कूटर लिया, एक एक करके उसके पार्ट्स खोले कि समझे कि इसमें कौन सा कंपोनेंट कहां लगता है, किसका या क्या यूज है। और 4 महीने में उन्होंने उसमें एक प्रोटोटाइप बना के उसको एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। और उस समय जो ये नेकेड वर्जन उसको कहते हैं कि भाई डिजाइन विजाइन नहीं है, बस खुली बैटरी तार जोड़ के कुछ बना दिया, वो भी
करंट जो एग्जिस्टिंग स्कूटर थे उससे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा था। तो आईआईटी मद्रास ने भैया प्रोजेक्ट के लिए दिए 5 लाख रुपए, खत्म हो गए। उन्होंने कहा पैसे खत्म हो गए, अब क्या करे। उस समय इन्वेस्टर से मांगे, इन्वेस्टर ने कहा इलेक्ट्रिक स्कूटर का कोई फ्यूचर ही नहीं है, चलता तो है नहीं। सो फिर इन्होंने कहा एक काम करते हैं, क्राउड फंडिंग करते हैं। इन्होंने कहा भैया मैं 85,000 रुपए के अंदर ये स्कूटर लॉन्च करूंगा और 25 स्कूटर की एडवांस बुकिंग कर रहा हूँ, जिसको पैसे देने दे। तो 25 स्कूटर की एडवांस बुकिंग के हिसाब से 85,000 रुपए लोगों ने दिए, उस पैसे से उन्होंने बनाना चालू किया। अब ये जो इनकी बात सुनी, ये जब पता पड़ा कि क्राउड फंडिंग इस प्रकार की कर रहे हैं, तो आईआईटी मद्रास के एक एल्यूमिनी थे श्रीनिवासन, उन्होंने कहा लड़कों यार तुम गजब काम कर रहे हो यार, तुमको मैं अलग से 25 लाख रुपए देता हूँ, तुम कुछ बढ़िया करो साहब। इन्होंने जब 25 लाख रुपए दिए तो एथर ने पहली बार लैब से निकल के अपना ऑफिस बनाया। फिर धीरे धीरे ये प्रोटोटाइप पे काम करते करते ये पैसे भी खत्म हो गए। सोचो पैसे खत्म होते जा रहे हैं, अभी तक प्रोडक्ट बना नहीं है, क्योंकि और अच्छा बनाएंगे और बढ़िया बनाएंगे। फिर इनका पैशन को देखते हुए इनको मिले सचिन बंसल, विनी बंसल, फ्लिपकार्ट वाले। इन्होंने कंपनी में $1 मिलियन यानी 6 करोड़ रुपए की फंडिंग की। फिर भाई साहब कुछ समय बाद टाइगर ग्लोबल आया, उसने 12 मिलियन यानी 72 करोड़ रुपए की फंडिंग की। इन्होंने 2016 में अनाउंस किया कि हमारा एक स्कूटर का मॉडल आएगा S340 और ये आपको 2017 में अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन 2017 में नहीं बना पाए, कारण क्या रहा, प्रोडक्शन में इशू हो गया। डिजाइन इन्होंने की थी, उस हिसाब से पार्ट्स इनको वेंडर से बनवाने थे और अपने पास असेंबल करने थे। वेंडर बोले भैया तुम्हारे लिए हम इतनी फैक्ट्री थोड़ी लगाएंगे, तुम हमें छोटी सी कंपनी हो, आज हो कल नहीं हो, तुम्हारे लिए हम क्यों इन्वेस्ट करें। प्लस एक इनके डिजाइन के हिसाब से एक पार्ट था जो 1.5 mm का बनना था, और ये जो पार्ट्स बना रहे थे बोले 2.5 mm से नीचे हम बनाते ही नहीं है। तो इनको भैया प्रोडक्ट बनाने में प्रॉब्लम आने लगी। अब सोचो ना कितनी फंडिंग ले चुके हैं, प्रोडक्ट अनाउंस कर दिया और लॉन्च ही नहीं हो पा रहा। फिर भाई साहब इनको एक लाइफलाइन मिली। दिसंबर 2016 में हीरो मोटोकॉर्प ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, 205 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और 26% स्टेक ले लिया। तो जब भाई साहब हीरो इनके साथ जुड़ा तो हीरो ने पैसा भी दिया और हीरो ने भैया सपोर्ट भी दिया। वेंडर को बोला है भाई बनाओ यार, ऐसे करो वैसे करो, कैसे न कैसे मैनेज किया और फाइनली प्रोडक्शन हुआ और 2018 में इनका पहला प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। अब पहला प्रोडक्ट कैसा था और उसमें क्या प्रॉब्लम थी वो सुनो। पहला प्रोडक्ट जो बन के आया भैया ऑसम था, जोरदार था। वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर था जिसमें डैशबोर्ड था, जिसमें गूगल मैप चलता था, जिसमें टच स्क्रीन थी, जो एक्सीलरेशन था फास्टेस्ट था। उस समय जितने भी स्कूटर अवेलेबल थे, इवन पेट्रोल वाले, उससे भी ज्यादा अच्छा एक्सीलरेशन था उसका। पहले दिन से क्वालिटी माइंडसेट था, टेस्ला बनना था, इलेक्ट्रिक स्कूटर का एप्पल बनना था, वैसी चीज बना के रखी। बट इसमें एक समस्या आ गई, क्योंकि एप्पल था, क्योंकि प्रीमियम था, तो स्कूटर लॉन्च किया इन्होंने 1.25 लाख रुपए पे, 1,25,000 रुपए। लेकिन क्योंकि शुरुआत में यूनिट बन रही थी कम और खर्चा हो रहा था R&D पे ज्यादा, तो एक स्कूटर को बनाने की कॉस्ट आ रही थी 5 लाख। तो सोचो जो स्कूटर बन रहा 5 लाख में है, वो बेचना पड़ रहा है 1.25 लाख में, और कस्टमर को 1.25 लाख भी महंगा लग रहा है। ये तो वो स्थिति होगी कि जितने ज्यादा स्कूटर बनाएंगे उतना ज्यादा पैसा लगेगा। तो शुरुआत में तो फंडिंग का पैसा था, काम चल गया, लेकिन भैया अब कितनी फंडिंग मिलेगी और कहां तक मिलेगी? अब इस कॉस्ट को तो कम लाना ही पड़ेगा। तो इन्होंने कहा दुनिया भर के कंसल्टेंट को बोला कि भैया इसमें मदद करो। तो दुनिया के सारे कंसल्टेंट बोले भाई किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी में ज्यादा ज्यादा कॉस्ट 30% कट सकती है, तुम्हारे तो भाई साहब तुमको 80% काटती है, यह असंभव है, हम नहीं कर पाएंगे। कंसल्टेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए। तो उन्होंने कहा भैया ऐसे तो हर स्कूटर बनाने पे पैसा चल रहा है, तो उन्होंने पर्पसली कहा कि चलो महीने में 200 स्कूटर बनाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि भी इतना ही पैसा है। अगर हजार स्कूटर बनाएंगे पैसे खत्म हो जाएगा। फाइनली 6-12 महीने और लगा के इन्होंने खुद की टीम लगाई, इनोवेशन में चेंज किया, डिजाइन में चेंज किया, हीरो का साथ लिया, वेंडर का साथ लिया, फाइनली कॉस्ट को कम लेके आ गए और फाइनली पर स्कूटर पे इनको प्रॉफिट होने लग गया। लेकिन भैया ये सब करते करते संभलते आ गया 2020, और 2020 में बाजार में कूद गए टीवीएस और बजाज। इनके पास भाई साहब सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च किया, अफोर्डेबल प्रोडक्ट लॉन्च किया, डिस्ट्रीब्यूशन सेट था, पुराने प्लेयर थे, तो बाजार में नाम यूं फैल गया। 2021 में आ गया ओला। 3 बड़े प्लेयर मैदान में है, ओला, टीवीएस, बजाज। इन्होंने मार्केटिंग भी सॉलिड की है, इनका प्रोडक्ट भी अफोर्डेबल है। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर का दूसरा नाम यही लोग हो गए। और इधर एथर जिसने बाजार चालू किया, जिसकी क्वालिटी बढ़िया, जिसकी R&D बढ़िया, उसको कोई जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केटिंग नहीं है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 200 पे अटकी हुई, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हजारों लाखों में। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि भारत में भाई साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़े से बढ़ जाए, ताकि हमारी पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। उसके लिए उन्होंने 2 तरह से सब्सिडी देना चालू किया। एक तो फेम में सब्सिडी दी खरीदने वाले को, कि जो भी कस्टमर है भैया आपको हम सब्सिडी दे रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल 10, 20, 25 हजार थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो वो बेनिफिट तो सबको मिला। लेकिन एक और स्कीम निकाली थी PLI, वो थी मैन्युफैक्चर करने वाले, बनाने वाले को। तो वो ओला को मिल गई, टीवीएस को मिल गई, बजाज को मिल गई, बड़े प्लेयर तो सब ले ली, पर एथर को वो वाली स्कीम नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि भैया एथर तो उस लेवल पे था ही नहीं। क्योंकि इस लेवल पे अगर आने के लिए आपको 10,000 करोड़ से ऊपर की सेल हो या 1,000 करोड़ ऊपर से नेटवर्थ हो, तभी आपको मिलता। एथर की उतनी थी नहीं, इसलिए उसको सब्सिडी भी नहीं मिली। तो कुल मिला के भैया इनको सब्सिडी भी मिल रही है, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आई है, इनकी मार्केटिंग अच्छी है, तो एथर को लगा भैया एथर की ट्रेन छूट गई, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फाइनली भाई
साहब, देश का बना प्रोडक्ट है, जुनून से बना प्रोडक्ट है, वापसी तो करनी थी, वापसी हुई। और क्या जोरदार हुई और कैसे हुई ये सुनो। जब आपको लग रहा था कि एथर तो छूट गया, उन्होंने अंदर ही अंदर 5 ऐसी चीजें की जिसकी वजह से उसकी वापसी हुई। पहली चीज, इन्होंने कहा भैया मेरे को इलेक्ट्रिक स्कूटर में लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, मैं सिर्फ स्कूटर नहीं बना रहा, मैं पूरा इकोसिस्टम बना रहा हूं। एथर ने कहा देखो भैया सेल्स इंपॉर्टेंट है, माल तो बिकना चाहिए, लेकिन कल को माल बिक गया और माल में प्रॉब्लम आई और सर्विस सेंटर नहीं है, कस्टमर सर्विस नहीं होगी, कस्टमर गाली देगा, मेरा प्रोडक्ट का रिपीट नहीं आएगा। तो इन्होंने कहा सेल्स के सेंटर खोलना जितना इंपॉर्टेंट है, सर्विस सेंटर खोलना भी इतना इंपॉर्टेंट है। तो इनका ध्यान सिर्फ सेल पे नहीं, सर्विस सेंटर खोलने पे भी था। दिसंबर 2024 में जब इन्होंने आईपीओ के लिए फाइल किया, उस आरएचपी डेटा के अनुसार इनके 280 एक्सपीरियंस सेंटर थे जहां पे माल बिकता था, उसके कंपैरिजन में 238 सर्विस सेंटर भी थे। 100 बेचने वाले सेंटर पे 85 सर्विस करने के लिए थे, ताकि कस्टमर को दुविधा ना हो। इसके अलावा एथर ने एक और चीज अंदर ही अंदर की जो इनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करने वाली थी, उन्होंने बनाया एथर ग्रिड। एथर ग्रिड क्या है? इनका एक प्रोप्राइटरी फास्ट चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम है, जो कि इन्होंने डिजाइन किया है, इन्होंने बिल्ड किया है, यही इनको चलाते हैं। जितने भी प्रमुख शहरी क्षेत्र हैं जहां पे ईवी बिकती है, या कोई टूरिस्ट वाला एरिया है जहां पे आदमी ज्यादा जाता है, उस पूरे एरिया पे इन्होंने अपना एक तरह से ग्रिड या नेटवर्क बना दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यार मेरे को जयपुर से दिल्ली आना है, 2 शहर है जहां पे आना जाना बहुत होता है, उन जगहों पे इन्होंने अपना चार्जिंग नेटवर्क डिप्लॉय कर दिया। बहुत सारे टूरिस्ट सेंटर कवर है, बहुत सारे शहर के इंटरचेंज कवर है, बहुत सारे मेन एरिया कवर है। इसका उद्देश्य क्या है? जो कुछ लोग कहते हैं ना अरे बाहर कैसे जाएंगे, ट्रेवल कैसे करेंगे, ये नेटवर्क की मदद से आदमी को ईवी अडॉप्शन करना आसान होता है कि ठीक है यार चले जाएंगे, जगह जगह नेटवर्क लगे हुए हैं। तो इस प्रकार का ग्रिड इन्होंने बनाया जिससे ईवी का एडॉप्शन बढ़े, और इसका फायदा ना सिर्फ इनको होगा, बाकी पूरी इंडस्ट्री को होने वाला है। एक तरीका तो होता है कि हमारा ग्रिड है, हमारी मेहनत, हमारा डिजाइन हम ही काम में लेंगे, किसी को नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने इस पूरे ग्रिड की आईपी खोल दी और बनाया LECCS, लाइट इलेक्ट्रिक कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम, और इसको बकायदा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS से अप्रूव और करा लिया। अब इस स्टैंडर्ड को इनके अलावा और कोई भी काम में लेना चाहे तो काम में ले सकता है। अब ये BIS द्वारा एक अप्रूव्ड स्टैंडर्ड है कि इसके माध्यम से बाकी OEM जो कि मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं और कोई चार्जिंग स्टेशन बनाने वाले इसका मॉडल और इसका मेथड काम में ले सकते हैं। तो सिर्फ एथर नहीं, एथर के अलावा भी यूजर है वो इसको काम में ले सकता है। इस समय हीरो, विदा, बोल्ट, अर्थ, ये सारी कंपनियां ऑलरेडी इस नेटवर्क को काम में ले रही है। इन्होंने कहा देखो इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल नहीं है, इस स्कूटर के अंदर ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर की भी सेल होनी चाहिए। तो इन्होंने एथर स्टैक सॉफ्टवेयर बनाया, और जिसको भी गाड़ी बेचते हैं कहते भैया इस सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन भी ले लो, और जो गाड़ी लेते हैं 85% लोग उस सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं, जो कि इनकी एडिशनल इनकम बनी। फिर इन्होंने भैया वो 200 वाले दिन इनके 2017-18 के थे, अब तो इनका प्रोडक्ट सस्ता बनने लग गया ना भाई साहब, इन्होंने भी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई। शुरुआत में इनकी कैपेसिटी बढ़ के 4 लाख स्कूटर एनुअली हो गई थी, अब इनका एक और प्लांट बन रहा है, वो बनने के बाद इनकी कैपेसिटी 14 लाख स्कूटर पर एनम हो जाएगी। कुल मिला के लोगों का ध्यान किस पे था? कौन गाड़ियां कितनी बेच रहा है। ये भैया गाड़ी के साथ साथ चार्जिंग नेटवर्क भी लगा रहा था, सर्विस सेंटर भी खोल रहा था, सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर रहा था, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अपडेट कर रहा था। तो इनके नंबर तो बाद में निकल के आएंगे, इनके नंबर आपको 20, 21, 22 में बहुत कम दिखे, पर भैया 24, 25 में जो नंबर लेके आए और जो 26 में दिखेंगे उसमें मजा आएगा। सेकंड, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनना, मेरे को सुन के बड़ा प्राउड फील हुआ। इनकी R&D, ये अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा करते हैं बताओ? एनी गेस? RHP के अनुसार ये अपने रेवेन्यू का 15% R&D पे लगाते हैं, प्रॉफिट का नहीं, रेवेन्यू का। यानी हर 7 रुपए की सेल में से 1 रुपया जाता है R&D के पास। आप इसको समझो, इनकी कंपनी में 3,500 एम्प्लॉई हैं, उसमें से 950 एम्प्लॉई सिर्फ R&D में है, यानी हर तीसरा आदमी R&D करता है। और इन्होंने अभी IPO रेस किया 3,000 करोड़ का, उस 3,000 करोड़ के IPO में से भी 750 करोड़ R&D के निकाले। मतलब कि कंपनी का फोकस किस पे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बढ़िया चीज बनाने पे। तीसरा, यहां से बदला गेम भाई, लॉन्च ऑफ हीरो प्रोडक्ट। क्या हुआ? इनिशियल मॉडल जो था ना भैया, उसमें एक छोटा सा इशू था। इन्होंने चीज बहुत बढ़िया बनाई थी, शानदार बनाई थी। वो स्कूटर थोड़ा सा सोलो स्कूटर टाइप मान लो, साइज में छोटा था। वो किसके लिए था? कि यंग बंदा अपने कॉलेज जा रहा, मस्ती से चला रहा है, या 2 जने बैठ गए, वो फैमिली स्कूटर नहीं था। और इंडिया में भाई साहब क्या बिकता है? फैमिली स्कूटर। आप देख लो, बजाज ने चेतक बेचा था, फैमिली था, होंडा ने एक्टिवा बेची, फैमिली थी। फैमिली चीज चाहिए थी, बड़ी डिग्गी हो, बड़ा सामान ला सके, साइज बड़ी हो, 4 जने लेके चल दें, ये चीज उनके पास थी नहीं, और बेच भी रहते 1.25 लाख प्लस का। तो ये जब उनको कस्टमर से इन्होंने R&D में पता लगाया, रिसर्च में पता लगाया कि अच्छा कस्टमर ये मांगता है क्या, चलो ऐसा कुछ बनाते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च किया इनका रिस्टा करके। वो है बेसिकली, मान लो कि जैसे जो होंडा के लिए गेम एक्टिवा ने किया था ना, रिस्टा ने वो गेम कर दिया एथर एनर्जी के लिए। लॉन्चिंग के पहले साल में 1 लाख से ज्यादा स्कूटर बिके, और मात्र अगले 6 महीने में 2 लाख के फिगर तक पहुंच गए।
ये प्रोडक्ट चालू किया इन्होंने 1,10,000 से, जो कि अब तक का सबसे सस्ता प्रोडक्ट। तो अफोर्डेबल भी किया, साइज भी बड़ा किया, बूट बड़ा किया और फैमिली को लिया है, सेल में दम आ गया। चौथे काम इन्होंने किया, आईपीओ लेके आया साहब। आईपीओ आया इनका मई 2025 में, और आईपीओ में ऐसा नहीं था कि भैया वो नॉर्मली आज की डेट में स्टार्टअप के आईपीओ आते हैं ना कि पुराने लोगों को एग्जिट देने के लिए पैसा ओएफएस में चला गया, ना ना ना, 3,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आया था। उसमें से 350 करोड़ रुपए भैया ओएफएस में गए, 2626 करोड़ रुपए कंपनी में ही आए। उसमें से नई फैक्ट्री बनाने के लिए 927 करोड़ रुपए लगाए, R&D पे 750 करोड़ लगाए, और अब की बार फाइनली पहली बार मार्केटिंग के लिए 300 करोड़ का बजट निकाला। पांचवा गेम जो इन्होंने किया, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। वैसे एथर पूरे इंडिया में अवेलेबल था, ईस्ट में भी इसकी पहुंच थी, लेकिन अगर मेजर कंसंट्रेशन है, मेजर बिजनेस जो आ रहा था वो साउथ से आ रहा था, लगभग 68%। लेकिन जब से रिस्टा लॉन्च हुआ है, इन्होंने पूरे इंडिया पे पकड़ बनानी और नए नए मार्केट खोलना भी चालू कर दिया है। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 में इनका जो मार्केट शेयर ओवरऑल 18% तक पहुंच गया। 24% मार्केट शेयर के साथ इन्होंने साउथ इंडियन मार्केट में अभी भी लीडरशिप पोजीशन बना रखी है, और रिस्टा के लॉन्च के बाद से ये ईस्टर्न रीजन में भी इन्होंने अपनी एक्सपेंशन को आगे बढ़ा दिया है। और उन्होंने कहा यहाँ पे है ना, अभी हम खुद के ब्रांच खोल के खुद को प्रेशर में डालेंगे, हम यहाँ फ्रेंचाइजी देंगे ताकि सामने वाला व्यक्ति भी हमारे साथ लग के काम करे। ये जो मिडिल इंडिया आता है, जिसमें अपन कहेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहाँ इनका मार्केट शेयर था 8.8, जो कि एक साल में डबल हो गया 17.4। इसमें गुजरात में थे 25% पे, महाराष्ट्र में थे 18.6% पे, उड़ीसा में भी 8.5 से 15 एक साल में हो गए। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में भी 14 से 16% के मार्केट शेयर की रेंज में आ गए हैं। यानी धीरे धीरे पूरे इंडिया में हर शहर में, हर एरिया में, हर क्षेत्र में इनका शेयर बढ़ता ही जा रहा है। और स्पीड आप देखो, दिसंबर 24 में जब आरएचपी फाइल किया था 280 सेंटर थे, अभी वीडियो बनाते बनाते 600 सेंटर तो हो चुके हैं। अब इसका सेल्स और प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट हुआ ये ध्यान से देखना। मार्च 20 में सेल थी 35 करोड़, वो 35 करोड़ की सेल बढ़ के हो गई 2255 करोड़, यानी 65 गुना ग्रोथ हुई है 5 साल में। पिछले 12 महीने का जो टीटीएम आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है 3173 करोड़ की सेल। लॉस की अगर मैं बात करूं, मार्च 20 में जब मैंने कहा था ना इनका महंगा पड़ रहा था, तब ओपी था -523 रुपए, यानी जो 100 रुपए की चीज बेच रहे थे वो बनी घर में 623 रुपए की रही थी। लेकिन मार्च 20 जो -523 का लॉस था, वो अभी मार्च 25 आते आते रह गया मात्र -26%। है तो अभी भी लॉस में, पर सोचो 523% से 26% पे आ गए, यानी लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट की तरफ मूव कर रही है। इसका इंपैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा। अभी तक तो इन्होंने 1 रुपया कमाया नहीं है, लेकिन भैया दिल्ली दूर नहीं है। अब वीडियो कंक्लूड करने से पहले आपको एक बात झलकी दे देता हूं इंडिया के 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट की। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा 2 व्हीलर का मार्केट है। साल में 2 करोड़ से ज्यादा 2 व्हीलर हम बेचते हैं, और इसके अंदर ईवी का ट्रेंड हो गया चालू। ईवी का ट्रांजिशन अगर आप देखें कि कहां दुनिया पेट्रोल छोड़ के ईवी में आ रही है, सबसे ज्यादा ट्रांजिशन हो रहा है 3 व्हीलर में। 3 व्हीलर के बाद भाई साहब सेकंड नंबर पे ये 2 व्हीलर कैटेगरी है, फिर जाके 4 व्हीलर में हो रहा है। 2013 से ये ट्रेंड चालू हुआ है, लेकिन 2013 में जो ट्रेंड था उस समय चाइना से चीजें लाना था, इंपोर्ट करके बेचना था, वो वाला ट्रेंड चल रहा था। और उस समय ओकिनावा करके एक लीडर था, वो 40,000 पीस बेचता था महीने के। उस समय सेकंड नंबर पे हीरो इलेक्ट्रिक था। एथर उस समय साल में 2900 स्कूटर बेचता था। ओकिनावा और हीरो इलेक्ट्रिक ने उस समय इस फेम में बहुत सारी सब्सिडी ली, बाद में सब्सिडी का इन पे एलिगेशन लगा, तो रातों रात ये दोनों कंपनियां बाजार से आउट हो गई। और लोगों को समझ में आया कि भैया इंपोर्ट वाले गेम नहीं चलेंगे, अब तो जो खुद बनाएगा, जिसका प्रोडक्ट में दम, जिसके टैग में दम, वो चीज आगे बढ़ेगी। और इसीलिए अगर आप गौर से देखेंगे इस पूरी रेस में जो ओजी प्लेयर थे, टीवीएस, बजाज, वो आ गए, क्योंकि उनका प्रोडक्शन हाथ में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हाथ में। और इसी रेस में एथर ने अपनी क्वालिटी और R&D के दम पे खुद को एक अलग एस्टेब्लिश किया और तीसरे नंबर की पोजीशन में पहुंच गया। सेल इंप्रूव हो रही है, लॉस घट रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी के ट्रैक पे आ गया। सो इंडिया का प्लेयर है, खुद की डिजाइन है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, गजब R&D है, गजब क्वालिटी है, वर्ड ऑफ माउथ बढ़िया है, कस्टमर बहुत खुश है, तो उसका फ्यूचर लगता है अपने को ब्राइट। अब आते हैं बिजनेस और लाइफ लेसन पे। लेसन नंबर 1, अगर आपने जल्दी पैसा कमाने पे और जुगाड़ पे फोकस किया, आज शुरुआत में पैसा कमा लोगे लेकिन बाद में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपने क्वालिटी पे ध्यान दिया, कस्टमर पे ध्यान दिया, तो अंत में जीत आपकी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैसेज टू द एथर, आपका प्रोडक्ट कितना ही शानदार हो, कितना ही ऑसम हो, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मार्केटिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट। जब तक मार्केटिंग नहीं करोगे, कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, क्या मतलब का। तीसरा, कस्टमर की बात सुनो, कस्टमर की नीड सुनो, कस्टमर की इस नीड का समाधान करो। आपको किसी कंसल्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, कस्टमर खुद बताता है मुझे क्या चाहिए, कैसा चाहिए, बनाओ, डिलीवर करो ईमानदारी से, सब काम अपने आप होगा। तो भाई साहब, आप में से कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर का यूजर है, एथर का यूजर है, या किसी का भी यूजर है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, कमेंट बॉक्स खुला है।